हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होगे कि हमारा इकोनॉमिक्स का जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो चल रहा है, उसका जो सीरीज है चल रहा है। तो उसमें हमने जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो शुरू किया है, तो अभी प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बैंकिंग का जो फर्स्ट पार्ट है कॉमर्शियल बैंकिंग, उसको मैंने अपलोड किया था, उस चैप्टर को मैंने अपलोड किया था। आपने आई होप देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। जो भी डॉट्स क्वेरीज होंगे मुझे आशा है कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अब हम उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है बैंकिंग का, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा उसी चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट है वो है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उसके फंक्शंस क्या हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, उन सब बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि बैंकिंग की बात हुई तो बैंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही था। तो आपने देखा होगा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, एडवांसिंग लोन है, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी। अब चलिए आरबीआई है, तो हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले इसकी थोड़ी इतिहास जानते हैं, इसका हिस्ट्री जानते हैं, ये कैसे बना, क्या बना, कैसे बना। तो देखिए, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर, ये व्हाइट बोर्ड पर आप देख सकते हो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आरबीआई की जो स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो 1935 में हुई। लेकिन कैसे हुई? एक हिल्टन आयोग कमीशन था, मतलब हिल्टन आयोग बोलो, इंग्लिश में कमीशन बोलो, हिल्टन यंग, उसका पूरा नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उसकी सिफारिश पर, उस कमीशन की सिफारिश पर जो है सीबीआई एक्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में इसका वो मतलब लागू किया गया। और जो सीबीआई एक्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत इसको 1935 में, वो एक्ट था 1934 में, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक्ट कब है 1934 में, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ 1935 में। तो इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब इस्टेब्लिशमेंट होते समय जब हुआ तो उसको किस रूप में किया गया? एक प्राइवेट बैंक, एक निजी बैंक के रूप में किया गया। किस काम से किया गया? दो काम से किया गया। उस समय जो उसको आरबीआई नहीं था उस समय, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बाद में बना, केंद्रीय बैंक बाद में बना। तो ये इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका दो काम था। दो काम क्या था? दो काम में पहला काम था कि जो उस समय के जो भारत के जो भी बैंक थे, उन सभी बैंकों का रेगुलेशन, कंट्रोल इसके हाथ में था। किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ में। दूसरा मुख्य काम, दो मेन फंक्शंस उस समय जो थे, एक तो ये थे रेगुलेशन एंड कंट्रोलेशन ऑफ द जो एग्जिस्टिंग बैंक, उस समय के जो भी बैंक थे। एंड सेकेंड फंक्शन था उस समय का, जो भारत सरकार का जो बैंक है उसके रूप में भी ये काम करता था। भारत सरकार का जो लेन देन, जो खर्चा, जो भी है, एक्सपेंस एंड जो भी था, वो सारा कुछ जो हिसाब किताब है सब देखने का काम भी इसको उस समय दिया गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश 1947 में हमारे देश इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1949 में, उसके 2 साल बाद 1949 में इसको नेशनलाइज्ड किया गया। नेशनलाइज्ड बोले तो राष्ट्रीयकृत किया गया। मैं हिंदी में थोड़ा बहुत बोलता हूँ, जो कोई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो वो समझ सकें। तो नेशनलाइज्ड किया गया 1949 में। और नेशनलाइज्ड करने के बाद इसको, जिस तरह हर सभी देशों का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसी प्रकार ये आरबीआई हमारे देश का, भारत का सेंट्रल बैंक बन गया। और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक केंद्रीय निकाय, एक सेंट्रल बैंक के रूप में इसको बनाया गया। ये है आरबीआई की छोटी सी हिस्ट्री, जो इसमें से 3-4 फैक्ट्स जो है एमसीक्यू वगैरह पूछे जा सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, जैसे 1935 में, कौन से एक्ट के तहत हुआ, तो सीबीआई एक्ट 1934 से हुआ। और ये बात किस कमीशन के सिफारिश से हुआ, तो हिल्टन यंग कमीशन, देखिए यहाँ लिख दिया हुआ है, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश से हुआ। नेशनलाइज्ड कब हुआ, नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ, तो 1949 में हुआ। इसी रूप में इस तरह की चीज़ें हम जान सकते हैं। तो ये आरबीआई का काम ये है। तो ये अभी आरबीआई की फंक्शन, मतलब कि अभी हम जानेंगे, लेकिन इसकी पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी थोड़ी बारे में जानना हमें जरूरी था, तो ये हमने जान लिया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम बात करेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। जो अभी आरबीआई है हमारे देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके क्या क्या काम है उसको हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में मतलब जो हिंदी में बोलेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या मुख्य कार्य, मेन फंक्शन क्या है। कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी अपना जो आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक बनाता है, तो उसके कोई काम होता है, उसका कोई कार्य होता है। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं जिनके लिए उनको बनाया जाता है, तो उन एक एक बात को स्पेशली मैं देखो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपके बुक में कुछ पॉइंट ना भी हो,
तो मैं सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इनके जितने भी मेन पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को मैंने लिख दिया। कुछ बुक्स में 1-2 पॉइंट्स नहीं भी होंगे तो आप कोई बात नहीं, आप छोड़ देना, आप वो मत करना, क्योंकि फंक्शंस ऑफ द जो अगर आरबीआई आता है तो 6 मार्क्स में आता है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इनमें से आप कोई भी 6 पॉइंट लिख सकते हो। 4 नंबर में है तो कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। 1-2 नंबर में तो आएगा नहीं, ये लॉन्ग में ही आएगा तो आप एक एक करके अब हम समझते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा सबसे फर्स्ट क्या लिखा है हमने, इशूइंग एजेंसी। इशूइंग एजेंसी का मतलब कहीं कहीं आपके बुक में ये भी लिखा होगा सोल अथॉरिटी होगा। तो इशूइंग एजेंसी माने होता है इशू करना, निर्गमन करना, किसी जो रुपए जो किसी भी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो करेंसीज एंड कॉइन्स जो होते हैं उनको इशू करने की जो उनकी होती है सोल अथॉरिटी होती है। सोल अथॉरिटी बोले तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास, मतलब एक ही संस्था के पास अथॉरिटी होना, पावर होना, पैसे को, रुपए को, मनी को, कॉइन को छापने का, इशू करने का। तो अब इसमें पॉइंट ये है कि कौन कौन से रुपए, कौन कौन से सिक्कों को ये छाप सकते हैं, कौन कौन से इशू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 रुपए के नोट, जो कागज के नोट हालांकि आजकल चलते नहीं है, 1 रुपए के नोट, जो 2 रुपए के नोट होते हैं, नोट, सिक्के और जो कॉइन्स होते हैं, इनको छोड़कर 1 रुपए 2 रुपए के नोट और उनके सिक्के और भी छोटे छोटे सिक्के जो भी होते हैं उन सिक्कों को छोड़कर, उन कॉइन्स को छोड़कर बाकी जितने भी करेंसीज होते हैं इन सबको इशू काम करता है आरबीआई करता है। तो इशूइंग एजेंसी के रूप में इनका पहला काम दिया गया है। भारत देश में, हमारे भारत सरकार या वित्त मंत्रालय में की भी आगे, उसके अलावा जो अब आपके दिमाग में आपको आएगा कि ये वाले सिक्के और कौन करता है, तो ये कौन करता है, वित्त मंत्रालय। बोले तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जो इंडिया है वो इन सिक्कों को और 1 रुपए के नोटों को इशू करता है। बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं वो कौन करता है, आरबीआई करता है। तो सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला काम वो कौन होगा, वो क्या होगा, वो यही होगा, इशूइंग एजेंसी। वो सोल अथॉरिटी, उसमें याद रखिएगा सोल अथॉरिटी करके पॉइंट होगा। तो सोल अथॉरिटी करने मतलब एक ही संस्था के पास पूरा का पूरा, सोल मतलब पूरा का पूरा 100% अथॉरिटी होना, उसके अलावा कोई भी उसको ये काम नहीं कर सकता। तो हमारे देश में आरबीआई को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो पैसे को छापेंगे, इशू करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी। अब पैसे छाप लिया तो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। अब एक सवाल और आपके दिमाग में आएगा, जो वित्त मंत्रालय ने सिक्कों का और जो 1 रुपए के नोट का जो उन्होंने इशू किया था, तो वो कौन, किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरणकारी एजेंसी भी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी बोलते हैं। तो ये वो छापने के बाद आरबीआई को ही दे देते हैं, आरबीआई फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी दूसरा काम क्या है उसका, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी हिंदी में बोलते हैं वितरणकारी बैंक। वितरणकारी मतलब बांटने वाला, जो मतलब इशू करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। हम पब्लिक के पास वो करेंसीज एंड कॉइन्स हमारे पास आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कौन करता है, आरबीआई। तो दूसरा फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी। तीसरा बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप याद रखिएगा, जो बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जो आरबीआई होता है, आरबीआई में जितने भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द इंडिया जो भी है, उन सब के खाता, उन सब के अकाउंट्स किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। वो कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ पर क्या डेफिसिट हो रहा है, क्या रिवेन्यू आ रहा है, सबका लेखा जोखा जो होता है उन सब का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो सारे गवर्नमेंट का, सभी सरकारों का इनको बैंक बोला जाता है। हिंदी में सरकार का बैंक इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बैंक आरबीआई क्या करती है, जितने भी गवर्नमेंट है उनके भी अकाउंट्स इनके पास होते हैं और उनका सारा लेखा जोखा जो भी है, उनकी सारी अकाउंटिंग जो भी है, सब यही करते हैं। तो इसलिए बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर। तो बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर का मतलब देखिए, अब जो आरबीआई है उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बैंक। जो मैंने आपको बताया था आरबीआई क्या होता है, अपेक्स बैंक। हमने प्रीवियस वीडियो में आपने शायद देखा होगा। तो आरबीआई को अभी हम मीनिंग में भी चर्चा किए थे, इसका शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा या मिस हो गया हो, तो मैं अभी फिर से कर रहा हूँ। सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, अपेक्स बैंक। अपेक्स बोले तो सबका हेड, अपेक्स का दूसरा सिनोनिम्स होता है हेड। तो जितने भी देश में बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी प्राइवेट बैंक है, जो भी बैंक हैं, उन सभी बैंकों का हेड यही है, कौन है, आरबीआई है, अपेक्स बैंक है। तो बैंकर्स, जिसमें तीसरा जो नेक्स्ट फंक्शन हमारा था, फोर्थ फंक्शन, बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर। इसका मतलब हम जानते हैं, जितने भी बैंक हैं हमारे देश में, जितने भी प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब का
भी बैंक यही है, उनके खाते भी इनमें, जैसे फॉर एग्जांपल SBI है, PNB है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक है, जो भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का भी इनके पास अकाउंट होता है, उनका खाता होता है। वो बैंक किसको कितना लोन दे रही है, किससे ले रही है, कितना क्या इंटरेस्ट हो रहा है, क्या ब्याज हो रहा है, उन सब का लेखा जोखा, उन सब की बातें, उन सब का अकाउंटिंग किसके पास होता है, RBI के पास होता है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर का मतलब क्या, सुपरवाइज करता है उनको, उसको क्या करता है, निर्देश, दिशा निर्देश देता है कि भैया कब तुमको लोन देना है, कब क्या करना है, कैसे इन्फ्लेशन पीरियड में क्या करना है, डिफ्लेशन पीरियड में क्या करना है, कब तुमको इंटरेस्ट बढ़ाना है, कब तुमको इंटरेस्ट घटाना है, इस तरह की चीजें, कब लोन देना है, कब लोन नहीं देना है, जो भी सुपरवाइजरी गाइडलाइंस होते हैं वो भी कौन देता है, RBI देता है। किसको देता है, बैंकों को देता है। कौन बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जैसा कि अभी हमने देखा एक पहला पॉइंट, बैंकर्स ऑफ द बैंक मतलब क्या, सभी बैंकों का बैंक है। मतलब लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है अंतिम घड़ी का बैंक। जब अंत में कोई सहारा नहीं, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, तो उनको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में अंतिम घड़ी के बैंक के रूप में RBI सभी कमर्शियल बैंकों और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हेल्प करती है। कैसे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए SBI को या PNB को, किसी को अचानक से या सडनली उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ती है, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ जो भी है, तो उसको पैसे की जरूरत है और कोई कहीं से निकट मतलब नहीं मिल रहा उसको, तो वो कॉल एट मनी करके भी एक फंड आगे हम डिस्कस करेंगे, कॉल एट मनी करके, फोन करके, कॉल एट मनी मतलब होता है कॉल पर पैसा मंगवाना, जो भी है, जो भी प्रोसीजर है उस आगे डिटेल करें। तो वहां से पैसे अंत में कोई नहीं देगा तो RBI के पास पैसा है और RBI उनको पैसा बोले तो रुपया, जो भी करेंसी है उसको मुहैया कराती है। तो अंतिम घड़ी का बैंक, जब कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो अंतिम घड़ी में आपको RBI आपके काम आएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन। इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति। अब इन्फ्लेशन का अभी आगे है हालांकि हमारे चैप्टर, लेकिन 1-2 लाइन में मैं फटाफट बता देता हूँ। इन्फ्लेशन क्या है, देखिए बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी इकोनॉमी में, लोग जनरली महंगाई बोल देते हैं, चलो आमतौर पर बोल दिया ठीक है, लेकिन आप पढ़ने वाले बच्चों, बोर्ड के बच्चे हो, तो आपको शिक्षित लोग, एजुकेटेड होने के लिए एजुकेटेड वाली बातें करना चाहिए। जैसे दिन इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन क्या, महंगाई, एक दिन महंगाई होगी, 2 दिन महंगाई होगी, तो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी इकोनॉमी में एक तिमाही तक, मतलब 90 डे तक या वो एक क्वार्टर तक लगातार कंटिन्यूसली एक किसी कमोडिटी पर लगातार उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए प्याज है, फॉर एग्जांपल अनियन है, तो उसका रेट अभी 30 रुपये किलो है, अभी 5 दिन बाद 35 हो जाएगा, फिर 40, फिर 45, फिर 50, 65, 62, ऐसा मतलब बढ़ते जाए, तो बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार एक तिमाही तक, मतलब छमाही तिमाही, अगर इंग्लिश में आपको नहीं समझ आ रहा हो, हाफ ईयरली तक, क्वार्टर ईयर तक बढ़ते जा रहा है, तो इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट के लिए, उस कमोडिटी के लिए इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई है, तो वो होता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने का काम, स्थिर करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, RBI करता था। RBI का नेक्स्ट फंक्शन क्या था, इन्फ्लेशन का स्टेबलाइज करना। और स्टेबलाइज क्यों करना है ये भी बता दूं। चलो, स्टेबलाइज नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, तो लोग डिमांड करना बंद कर देंगे। लोग डिमांड करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीद करने की जो शक्ति होती है, क्रय शक्ति जो होती है, वो खत्म हो जाएगी। जब वो खरीदना छोड़ देंगे तो फिर से वही बात, फिर से वो डिमांड करना छोड़ देंगे, तो फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी। मतलब क्या, एक तरह से हम ट्रैप में फंस जाएंगे, हमारा इकोनॉमी बर्बाद हो सकता है, इकोनॉमी कर्जे में जा सकती है, लोन में डूब सकती है। इससे देश में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। डेट्स वाई क्या करता है, इकोनॉमी हमेशा अपनी इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है, और उसके लिए इन्होंने अपने टूल्स बनाए, जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो देखेंगे अभी, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी। मनी एंड, मुद्रा एवं साख नीति इसको बोलते हैं, मनी एवं क्रेडिट पॉलिसी। इसमें भी भारत सरकार जो है या वित्त मंत्रालय जो है, ये भी काम किसको दिया हुआ है, RBI को दिया हुआ है कि भैया कब आपको क्रेडिट, जो हर मतलब कि जो देखा होगा आपने, जैसे CRR SLR वगैरह रेट चेंज करते रहती है हमेशा, 3 महीने 4 महीने पर आपने सुना होगा, तो साल में कम से कम 2 बार भारत सरकार इसको जरूर करती है, ठीक है ना। तो इसमें इन्फ्लेशन की, इसमें भी वही वाली बात है, क्यों, क्योंकि ताकि हमेशा जो है कभी भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जो पीरियड आए तो उस समय आप इन चीज़ों को मेंटेन कर सको, तो इसलिए मनी और क्रेडिट पॉलिसी का भी
चेंज करता रहता है अपने वही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। चलिए, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। एक्सचेंज रेट जानते हो क्या? एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे फॉरेन एक्सचेंज वगैरह है, जैसे हमारा देश है, इंडियन रुपीज़ का डॉलर के मुकाबले, येन के मुकाबले, या जो भी और भी फॉरेन करेंसीज है उनके मुकाबले, विशेष रूप से स्पेशली तो हम डॉलर की बात करते हैं, तो डॉलर में क्या है, तो उसके लिए एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन का भी, उसको भी स्थिर करना, उसको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है? आरबीआई करता है। एंड लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उनके रिजर्व किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई इन सभी काम को करता है। फंक्शन इनके, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर या राइट द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, तो आप इनमें से अगर 6 नंबर का पूछा जाए तो कोई भी 6 लिख सकते हो, ठीक है। 3 नंबर 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, जैसा आपका बोर्ड का पैटर्न होगा उस हिसाब से पूछा जाएगा। इसलिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठे बता दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किन किन उपायों का, किन किन मेजर्स का उपयोग करता है, यूज़ करता है। तो वो जो 2 मेजर्स हैं, 2 उपाय हैं, उनको क्रेडिट कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिट कंट्रोलर। तो वो 2 उपाय क्या हैं, वो 2 मेजर्स कौन से हैं? एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। माने क्वांटिटी मतलब होता है मात्रात्मक और क्वालिटी मतलब गुणात्मक। इन दोनों उपायों से आरबीआई क्या करती है, अपना जो इकोनॉमी है, जिस देश का वो सेंट्रल बैंक है, उस जो भी देश का है, मैं अपने आरबीआई की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी हो सकता है, वो अपना क्रेडिट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके अपने देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो समस्या है उसको टैकल कर सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें। अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में इन बातों के द्वारा हम अपने इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। किससे? इन्फ्लेशन से। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान से, बहुत ही तरीके से समझते हैं, किसी तरह का कोई हड़बड़ तबड़ नहीं, आराम से समझिए। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। बुक में आप लिखा हुआ है, पढ़ लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है वहाँ देख के आप अच्छे से और समझ जाओगे। अभी बस कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ये क्या है, कैसे है। वैसे है कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो ये बिल्कुल ऊपर से जाएगा, क्योंकि लॉजिकल चीज़ है, बिना लॉजिक पे नहीं होता ये बिल्कुल लॉजिक है। इस लॉजिक से आप समझोगे तो आपको हर एक बात समझ आएगी, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसलिए प्लीज़ मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आप समझ जाओगे। देखिए, तो सबसे पहले क्वांटिटी माने मात्रा, जहाँ पर मात्रा की बात हो, क्वांटिटी की बात हो, नंबर की बात हो, न्यूमेरिक की बात हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसमें सबसे पहला है बैंक रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट है क्या, तब देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो बैंक रेट जानने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए, बैंक रेट क्या होता है। वह बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंकों को, या अपने जो भी उनके जो ग्राहक हैं, उनके जो भी ग्राहक है, ग्राहक बोले तो कौन? उनके सभी ग्राहक हैं। आप ध्यान रखिएगा, उनके सभी ग्राहक हैं। कौन कौन ग्राहक है? सरकार के सारी संस्थाएं, सरकार के और बैंक, सरकारी बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, उनके जो भी ग्राहक हैं, ग्राहक बोले तो उनके जो भी, जिनके अकाउंट, जब भी बोला था ना बैंकर्स ऑफ द बैंक या गवर्नमेंट बैंक, उनके तहत ही वे बात मैं कर रहा हूँ। तो उन सभी को बिना किसी मॉर्टगेज के, याद रखिएगा, उन सभी को बिना किसी मॉर्टगेज के, बिना किसी गिरवी के, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, क्या हिंदी में बोलेंगे, दीर्घावधि के लिए, लंबे समय के लिए उनको जो लोन दे रहा है, और उस लोन पर जो वो इंटरेस्ट लेगा और जिस रेट पर लेगा, वह जो रेट होगा वो बैंक रेट होगा। आया समझ? फिर से रिपीट करता हूँ। बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को, या अपने जो भी उनके जिसके खाते उनके पास है, वो सभी बैंकों को, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सारे वाणिज्यिक बैंक को, कमर्शियल बैंक जो भी हैं, उन सबको जो लोन दे रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, बिना किसी मॉर्टगेज के, और लोन जो दे रहे हैं, तो उनके लिए जो वो रेट, जिस रेट पर वो इंटरेस्ट लेंगे, उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। ठीक, अब समझ आ गया। अब ये समझ आ गया। तो अब समझिए कि अब इसका फायदा नुकसान क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रेट को कब घटाना है, कब बढ़ाना है। ये सारा अभी मैं बताया था ना, इनके फंक्शंस में आते हैं। किनके फंक्शंस में? आरबीआई के फंक्शन में। मनी और क्रेडिट पॉलिसी जो मैंने आपको कहा था, यही है वो। अब वो आरबीआई को इसको बढ़ाना या घटाना, आप भी मुझे सोच के बताओ। अगर मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूँ कि अगर देश में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई है, जो भी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी वस्तु का लगातार जो है
मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके उसके जो प्राइसेस हैं बढ़ते जा रहे उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। और देश के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, लोगों पे परचेजिंग पावर पैरिटी है नहीं, लोगों को क्रय शक्ति है नहीं, लोग कुछ खरीद सकता नहीं, कुछ डिमांड कर सकता नहीं। तो ऐसे में आरबीआई को अपना बैंक रेट बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? सोच लीजिए आप। चलिए तब तक मैं बताता हूँ, आप सोचना आराम से। अब इस सिचुएशन में क्या चाहिए कि पब्लिक के पास पैसा है नहीं, पब्लिक इन्वेस्ट कर नहीं रही, पब्लिक एक्सपेंस कर नहीं रही, कुछ नया प्रोडक्शन हो नहीं रहा, लोगों पे रोजगार है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कहेगी या आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई चाहेगी कि मैं अपना बैंक रेट गिरा दूं, अपना बैंक रेट को कम कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर 5 पर है तो उसको नीचे कर दूं, 3 पर कर दूं, 4 पर कर दूं। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है, जो उनके जो ग्राहक है, वो सारे लोग उनसे पैसे लेकर के उनको मार्केट में दे, ताकि लोग वहां से लोन ले या अपना पैसे जहां से भी जो भी करके पैसे आए। तो लोग जब पैसा लेगा तो पैसा तो नहीं चबाएगा ना, पैसे से कुछ ना कुछ खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जो लाइफ स्टाइल में जो भी कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, स्कूल की फीस भरनी है, जो भी है, जो भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज करेंगे उनमें इन्वेस्ट तो करेंगे, वहाँ एक्सपेंस तो करेंगे। और आपको पता है जब भी एक्सपेंस होगा वो डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा लोगों के द्वारा, जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो हवा से तो आएगा नहीं, ऊपर से किसी और ग्रह से तो आएगा नहीं, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है, प्रोडक्शन कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लेबर करेगा, इंसान करेंगे। तो फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एक तरफ से तो गवर्नमेंट या बैंक की तरफ से उनके पास पैसे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो वहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो पैसे आ रहे हैं तो पीपीपी माने परचेजिंग पावर पैरिटी जो गिरी हुई थी वो बढ़ जाएगी। जो ही वो बढ़ेगी तो क्या होगा? अपने आप जो है बैंक रेट की जो बढ़ाने का जो मकसद था वो बैंक रेट बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सेम इसी का रिवर्स ले लीजिए। अगर मार्केट में सबके पास बहुत पैसा है, बहुत डिमांड हो रहा है, हर कोई पैसे को खूब एक्सपेंस कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसे में स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स हो सकता है, सप्लाई करने में पॉसिबल होगा। मतलब इतना ज़्यादा रिसोर्सेज मैंने आपको पढ़ा ही होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, माइक्रो में पढ़ा होगा, मैं फिर बताऊँगा, उसको भी पढ़ाऊँगा कि जो रिसोर्सेज आर स्केयर एंड डिमांड्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो क्या हो जाता है? तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करेगी आरबीआई? अपने बैंक रेट को क्या कर देगी? अपने बैंक रेट को बढ़ा देगी, ताकि बैंक रेट बढ़ते ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, तो पैसे खर्च कम करेंगे, हर जगह टैक्स बढ़ा देगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। तो लोग थोड़ा खर्चे कम करेंगे तो वही वाली चीज़, जो खर्चे कम करेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दी बैंक रेट का मतलब ये है। आगे चलिए अब CRR के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। CRR क्या है? CRR है कैश रिजर्व रेशियो। देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था तो मैंने लिख नहीं पाया, तो आप सुन लीजिए। CRR का मतलब होता है C फॉर कैश रिजर्व रेशियो। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है? नाम से पता चल रहा है, नगद आरक्षित प्रणाली हिंदी में बोलते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होगा? इसमें क्या होता है, बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक है, उनको आरबीआई के पास अपने NDTL का, जो उनकी पूरी जो उनकी है रकम उनके पास है, जो भी उनका NDTL है, उनका कुछ परसेंट उनको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वो क्यों करना है, कैसे करना, अभी बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट्स कि 2007 से पहले, 2007 से पहले आरबीआई का जो गाइडलाइन था वो ये था कि आप CRR के तहत 3 से 15% आपको बीच में कोई भी बता सकता है, आरबीआई चेंज करती रहती है, तो 3 से 15 तक का चेंज कर सकती थी और उतने आपको रखने होते थे। बट 2007 में गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई और आरबीआई ने गाइडलाइन आया, जिसमें ये कहा गया कि अब आप नीचे वाला का कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो नीचे वाला स्तर तो हटा दे, लेवल खत्म कर दे, 3 से नीचे गिराते 0 तक आ सकता है, लेकिन ऊपर 15 तक, मतलब 0 से 15 तक का कोई भी रेट आरबीआई तय कर सकती है। तो 2007 के बाद 0 से 15 हो गया, उससे पहले 3 से 15 था। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब भी पता चल गया और इसके फैक्ट भी पता चल गया। अब इसके फायदे कब कहाँ यूज करना है वो सुनो।
अगर मान के चलिए फिर से इन्फ्लेशन का पीरियड है, लोगों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी है नहीं, तो लोगों पे पैसा चाहिए ना, तो आरबीआई क्या करेगी, फिर से वही वाली बात, अपना जो सीआरआर है उसको घटा देगी, ताकि जो उनके बहुत सारे कैश के फॉर्म में जो आरबीआई के पास जमा था उनमें से कुछ पैसे बैंकों के पास आ जाए और बैंक उन पैसों को क्या करे, फिर से पब्लिक में बांटे इन द सेंस, मतलब उनको लोन के रूप में दे, इन्वेस्ट करने के लिए दे, जो भी कितने भी प्रकार के जो भी हैं उन सब तरीके से उनको दें, ताकि वो उनको यूज़ करे, एक्सपेंस करे, खर्चे करेंगे, वही वाली बात, फिर से खर्चे करेंगे तो डिमांड होगा तो प्रोडक्शन होगा तो रोजगार मिलेगा, इस तरह की बातें। तो हो गया सीआरआर, ठीक है। अब है रेपो रेट से पहले एसएलआर की बात करते हैं। एसएलआर माने तो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात, इंग्लिश में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें भी इसके में क्या होता है, पहले मतलब जान लेते हैं। अब इसमें आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दिया, क्या बोला है कि आपके पास जितना भी एनडीटीएल है उसका कुछ प्रतिशत आपको मेरे पास कैश के फॉर्म में करके दिया। अब कैश के अलावा क्या क्या हो सकता है, जैसे गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, शेयर हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, जो भी है उनको भी आपको मेरे पास रखना पड़ेगा। तो कैश के अलावा जो भी चीज़ रखते हैं उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत रखना होता है। वो कितना रखना होता है और कैसे रखना होता है वो भी बात करेंगे। इसका भी फैक्ट समझ लीजिए। तो 2007 के एक्ट में ही उसमें अब कर दिया गया है कि आप 0 से 25% तक, 0 नीचे वाला तो खत्म कर दिया, मतलब 25% तक का आपको बोला जा सकता है। लेकिन पहले की बात अगर करें तो देखो मैंने लिखा हुआ है 25 से लेकर 40 तक था। हाँ, 25 से ऊपर नहीं कर सकता गवर्नमेंट या आरबीआई नहीं कर सकती, लेकिन पहले 25 से 40% तक एसएलआर को बढ़ा सकता था। लेकिन अब 2007 के बाद ऐसा गाइडलाइन आया कि आप 25% तक ही, 25% तक का ही बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, तो अब इसमें भी वही वाली बात, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में भी वही जो अभी मैं बोला था कि अगर इन्फ्लेशन का पीरियड है, लोगों पे पीपीपी कम है तो इसको घटा देगी, अगर लोगों पे बहुत पैसा है तो इसको बढ़ा देगी। अब आइए रेपो रेट एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा बोलते हैं रीपर्चेज रेट। अब ये क्या, इसको 1992 में, इसका फैक्ट है, इसको 1992 में भारत सरकार कह लीजिए या आरबीआई कह लीजिए, इनको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, यही सोच करके कि रीपर्चेज रेट, आप जो बैंक रेट अभी बताया था ना उसी के हिसाब से, बट उसका थोड़ा सा कम बताओ कैसे। बस वहाँ बैंक रेट में मैंने क्या कहा था, लॉन्ग टर्म के लिए, ये क्या है शॉर्ट टर्म के लिए। उसमें क्या कहा था, गिरवी नहीं रखनी है, मॉर्टगेज नहीं रखना है, बट यहाँ पे रखना है, यहाँ पे मॉर्टगेज रखना है लघु अवधि के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपको वही सेम बात फिर से। उसमें लॉन्ग टाइम के लिए जो लोन दिया जाता था तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता था उसको बैंक रेट कहते थे, और यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए जो आपको लोन दिया जा रहा है उसमें जो रेट लगेगा उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ बोले तो रेपो रेट के लिए शॉर्ट टर्म की बात की गई। शॉर्ट टर्म में जो भी होगा उसमें जो भी रेट लगेगा उसको बोला जाएगा रेपो रेट, और ये 1992 में किया गया था, और इसको फुल फॉर्म है रीपर्चेज रेट। ठीक है, इसमें क्या करता है, गिरवी रख लेती है। अब अभी अगला जो समझ, गिरवी मतलब मॉर्टगेज लेते, जो भी जो गोल्ड है, जो भी जमीन के कागज है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, जो भी है, उसको लेने के बाद आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं, कैश मिलता है। तो उसमें भी वही सोचिएगा, जब आप सोच के देखिए, जब इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा तो क्या होगा, उस सिचुएशन कब बढ़ाना है कब घटाना है। अब है नेक्स्ट उसी का उल्टा, रिवर्स रेपो रेट, माने रिवर्स माने उसका प्रतिवर्ती, माने उसका उल्टा। अब जिस यहाँ पर क्या होता था, जो अभी जो रेपो रेट में आपने गिरवी दिया, मतलब आप बोले तो जो पब्लिक, जो आम जनता है, उसने बैंकों को जो दिया, तो वहाँ से अब उस जो गिरवी है उसको बेच कर, उसका उल्टा उसको बेच करके उनसे कैश ले लेगा। क्यों लेना है अब उनको कैश, क्योंकि लोगों पे जब बहुत ज़्यादा कैश है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा, तो वही वाली चीज़ वो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में बैंक क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, बैंकों के थ्रू, अपने कमर्शियल बैंकों के थ्रू क्या करती है, इसको क्या करती है, अपने उनको गिरवी दे करके अधिक रेट पर, जो भी रेट बढ़ा के अधिक रेट पर, जैसे 5 रुपये की चीज़ को 7 रुपये में दे दिया, 10 रुपये में दे दिया, 8 रुपये में दे दिया, वो गिरवी दे करके उनसे कैश ले लेते हैं ताकि उनके पास पैसे कम आए, ताकि वो खर्चे कम करें। ठीक है, इसलिए इसको रिवर्स रेट कहते हैं। वो भी आरबीआई ही तय करती है कब बढ़ाना है कब घटाना है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब समझिए, एमएसएफ। ये जो एमएसएफ है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक के लिए फैसिलिटेट किया जाता है, उनको ही दिया जाता है, उनको ही मिलता है। ये पहली बात। तो दूसरी बात, आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की फायदा तभी हो सकती है जब तक मिनिमम एनडीटीएल आपका कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए।
ठीक है, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मोर्टगेज रख करके जो आपको मार्जिन करके उसके कुछ मार्जिन, जिसको मार्जिन कितना रहता है कि है 0.75 मतलब यहाँ थोड़ा लाइट आ रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। ये आज के टाइम में इतना कहा गया कि आपके एनडीटीएल का आप बोले तो बैंकों के एनडीटीएल का ओनली 0.75% ही उनको मिलेगा, पूरा नहीं मिलता उनके एनडीटीएल का। एनडीटीएल बोले तो नेट डोमेस्टिक टर्म लायबिलिटी जो भी है इनको शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो ये उनकी पूरी की पूरी हैसियत कितनी है उसके हिसाब से देखा जाता है। और लास्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सारे का सारा मैं क्वांटिटेटिव बता रहा हूँ, ये भूल जाइएगा आप, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच बता रहा हूँ। वो कौन सा अप्रोच? जिसके थ्रू आरबीआई अपने इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम चल रहा है उन सबको कंट्रोल करने के लिए अपने क्रेडिट कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। उस क्रेडिट कंट्रोल में से एक क्रेडिट कंट्रोलर है क्वांटिटेटिव, तो उस क्वांटिटेटिव के सारे पॉइंटों को मैं आपको समझा रहा हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है आपके बुक में इनमें से एक आध हो या ना हो, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए जो आपके बुक्स में पॉइंट हैं, जो आपके सिलेबस में, उनको समझ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर CBSE, HBSE और भी अदर स्टेट बोर्ड है उन सब के हिसाब से कर रहा हूँ। तो इनमें से कोई भी हो ना हो तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं, सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है। ओपन मार्केट ऐसा नहीं कि अब रेडी पटरी की तरह नहीं खोल दिया और चलो ऐसे लो, शेयर ले लो, डिवेंचर ले लो, ऐसा नहीं होता। लेकिन बैंक इसको क्या करती है? आरबीआई कहती है अपने बैंकों से, जो कमर्शियल बैंक उनको कहती है कि जो ही वाली चीज़, जब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कैश आ गया है, लोगों पर बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुल पीरियड आ गया है, तो ऐसे में क्या करता है आरबीआई? कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन करो और जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको बेचो। और गवर्नमेंट, मान के चलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फॉर्म, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये मैंने आपको दिया, ये सामान आपके पास चला गया और उसके बदले मैंने आपसे मान के चलिए पैसे जो कैश है आपसे ले लिया, तब आपके पास कैश कमी हो गया। आप इसके थ्रू तो आप जाकर आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, ये दिखा करके इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लो भाई अब चलो मुझे राशन दे दो या मुझे बिल्डिंग खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच करके उनसे कैश वापस ले लेती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जो बुल पीरियड का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था, उसको मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेम उसका उल्टा सोच लीजिए। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि लोगों पे पैसा है नहीं, तो लोगों पे पैसा देना है, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने बेची थी ना, उनको उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो। अब यही सिक्योरिटी जो 5 रुपए की थी ना, आज मैं आपको 7 रुपए दे करके ले लूंगा और रुपए दे दूंगा 7 रुपए दे दूंगा। 7 रुपए दे दूंगा मतलब क्या? अब आपके पास जो कैश नहीं था ना, वो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या और भी जो भी चीज़ था उनसे तो आप खरीद बिक्री कर नहीं सकते थे, तो वो चीज़ मैं खरीद लेता हूँ, कैश में आपको दे देता हूँ। तो कैश जब आपके हाथ में आ जाएगा तो फिर आप उससे क्या करोगे? खर्चे वर्चे कर सकते हो, जिससे आपका जो खराब हो चुका, डिफ्लेशन हो गया था, जो मतलब अविस्फीति का जो सिचुएशन क्रिएट हो गया था, वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन जो उल्टा वाइस वर्सा समझ लो, वाइस वर्सा वाली बात है। तो ये सारे पॉइंट जो है बेटा, ये सब के सब क्या थे? क्वांटिटेटिव अप्रोच थे। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे, लेकिन मुझे पूरा आशा है कि देखो मैं जो ये चीज़ें समझा रहा हूँ, प्लीज़ इसको कंसंट्रेशन के साथ शांति से सुनना, समझना। आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब आप इसको बुक पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आधे घंटे की 28 मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट हो जाते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप आराम से इत्मीनान से कभी भी बैठ के शांति से देख लो। हम बात करते हैं क्वालिटेटिव का, गुणात्मक का। मात्रात्मक की बात तो होगी, क्वांटिटेटिव की बात होगी। अब क्वालिटेटिव की बात करते हैं, जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, जिसके तहत, जिसके थ्रू, ये कह सकते हो, जिसके थ्रू आरबीआई अपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, या इसको क्रेडिट कंट्रोल के दूसरा अप्रोच की हम भी बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का अर्थ क्या है? मार्जिन मतलब तो समझ रहे, मार्जिन वाली बात। अब इसको मैं उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए कोई किसान है, ठीक है। कोई किसान है, वो क्या कर रहा है कि आरबीआई के पास थोड़ी किसी किसान का खाता हो सकता है, तो कमर्शियल बैंक के पास जाता है और कहता है कि मुझे 10 लाख का लोन दो, ठीक है। कहता है मुझे 10 लाख का लोन दो, तो आरबीआई जो आरबीआई आ रहा है, तो वो कहेगा कि नहीं 10 लाख तो नहीं दे सकता, मैं आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन करके काट करके 30% काट करके आपको दे सकता हूँ। तो वो बोलेगा क्यों? तो बोलेगा कि इससे, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं
इसमें इसलिए दे सकता क्योंकि मार्केट में वही परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है और लोग इसका काला बाजार या सट्टे बाजारी में इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको मार्जिन रिक्वायर जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैं आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट के तहत मैं आपको इसको मार्जिन करके दे सकता हूँ। 30% मान लीजिए तो 10 लाख जगह 7 लाख उसको मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों किया, रीज़न मैं बताते फिर भी बताता हूँ कि 7 लाख ही क्यों दिया, 3 लाख काट के 7 लाख दिया। और 7 लाख पिकअप देता है जो ये भी वही वाली चीज़ मॉर्गेज वगैरह रखने के बाद जो है जितने की आपको है वो, तो वजह पूछा जाए तो वजह बताएगा कि मैं प्याज की खेती करूँगा इसलिए। अब वहाँ इसलिए नहीं दिया गया कि अगर मान के चलिए वो अगर काला बाजारी सट्टेबाजी इन सब चीज़ों से जो ब्लैक मार्केटिंग में हो सकता था, अब संचय मतलब कि जो सामानों को जो कमोडिटीज उनको इकट्ठा कर लिया और बाद में ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो 10 लाख रुपए की खेती बाड़ी करने के लिए मांग रहा था वो, लेकिन उसको 7 लाख ही इसलिए दिया गया ताकि वो इस चीज़ में संलिप्त ना हो जाए, इस चीज़ में इंक्लूड ना हो जाए। अगर उसको ज़्यादा अमाउंट में पैसा मिल जाएगा तो वो हो सकता है खेती बाड़ी भी कर ले और वैसे ही जो है बहुत पीपी बढ़ा हुआ है, पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ा, वो और भी ज़्यादा खर्चे वर्चे करने लग जाए और भी ज़्यादा जैसे कुछ भी चीज़ करने लगे, गाड़ी खरीद ले, बंगला खरीद ले, ज़मीन खरीद ले, में मतलब कि पार्टी कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए वो मार्जिन कर देता है ताकि इस तरह का जो प्रॉब्लम इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट ना हो। और इसी का अपोजिट वाइस वर्सा, अगर मान के चलिए पीपीपी नहीं है तो वो घटाने की जगह उसको कम कर देगा, मतलब कि 3% जगह 1% कर देगा, 2% कर देगा, और जितने ही ज़्यादा बढ़ेगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट भी मार्जिन भी बढ़ाता जाएगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के तहत एक क्वालिटेटिव, मैंने बोला ना क्वालिटी की बात है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के तहत आरबीआई के गाइडलाइन के तहत जो है कमर्शियल बैंक क्या करती है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करती है, अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को जो लोन देती है तो उसमें मार्जिन काट के देती है। वो पुराने फिल्मों में आपने सुना होगा, जो पुराने फिल्म होते थे 70s 80s सब में, उसमें कहते थे ना, वो कई फिल्मों में ब्याज काट के ऐसे कहता था कि पैसा जैसे अगर मन किसी को 500 रुपया लेना है तो पहले ही ब्याज काट के देते थे उसको। वही वाला सिस्टम है कि पहले ही काट, खैर ये ब्याज नहीं है बट उसको पैसे काट करके देता है ताकि वो काला बाजारी और सट्टेबाजी से कुल मिलाकर बात यह है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इस ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए, अप संचय से बचने के लिए ही किया जाता है। चलिए, दूसरा है मोरल सेशन। मोरल सेशन का मतलब हुआ कि नैतिक दबाव। इसमें क्या करता है आरबीआई जो है अपने गाइडलाइन दिया हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक है अपने ग्राहकों को या उनके बैंकों को भी, जो आरबीआई भी एक गाइडलाइन दी है कि उनको पत्रों से, मतलब भाषणों से, लेक्चरों से उनको प्रेम से समझाने का प्रयास किया जाता है कि मोरल माने नैतिक दबाव, नैतिक रूप से मोरल रूप से ज़्यादा प्रेशर देके नहीं, धमकी देके नहीं, उसको किया जाता है ताकि तुम जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो भी नियम कानून बनाया गया, जो नॉर्म्स बनाए गए, जो रूल बनाए गए, जो स्ट्रेटेजी बनाए गए, तरीका बनाया गया, उस तरीके से काम करो, नहीं तो तुमको एक्शन लिया जा सकता है। ये मोरल सेशन है। खैर आगे बढ़िए। डायरेक्ट एक्शन में, डायरेक्ट मैंने प्रत्यक्ष क्रिया विधि, डायरेक्टली काम करना। इसमें क्या करता है, इसमें अगर कोई बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आरबीआई के द्वारा बताई गई गाइडलाइन पर, आरबीआई के द्वारा बताई गई नियम नीतियों पर, पॉलिसी पर काम नहीं करती है तो उन पर डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जैसे उनका लाइसेंस रद्द कर देना, जैसे उनको दोबारा जो है वो रिन्यूएबल होता रहता है ना, वो वाली चीज़ें नहीं कर देना, इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट एक्शन में आता है। और राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग या रेशनिंग भी बोलते हैं। तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में समझने का प्रयास करिए। रेशियो बनाना, अनुपात तय करने की बात की गई है। तो जैसे इसमें भी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए आरबीआई ने ये गाइडलाइन दिया कि कमर्शियल बैंकों को या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कि तुम अपने, मान के चलिए तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो तुम 100 रुपया में से अगर तुम 40 रुपया लोन दे रहे हो तो 40 रुपया में उसको रेशियो में बांटो कि तुम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसानों को, मध्य वर्ग को, किसको कितना दे रहे हो। तो उसके लिए जो समय सीमा बनाई जाती है, उनके लिए जो एक रेशियो बनाई जाती है कि किस क्षेत्र को, प्राइमरी सेक्टर को कितना, सेकेंडरी सेक्टर को कितना। प्राइमरी सेक्टर में भी कई सारे हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर, इसको कृषि बोलते हो, इस तरह की कई चीज़ें हैं। लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है। तो कौन कौन से उद्योग के लिए, कौन कौन से चीज़ों के लिए किसको कितना बांट कर देना है, कितना रेशियो में बांटना है। क्रेडिट माने उधार, जो उसको रेशियो करना है, अनुपात में बांटना। तो वो जो अनुपात में बांटते हैं, रेशियो में बांटते, तो वो वाला जो सिस्टम है, वो जो अप्रोच है, वो है रेशियोइंग ऑफ क्रेडिट। तो कुल मिलाकर
मैंने मेरे समझ में जितना भी था, मेरे दिमाग में जितना मेनली यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो छोटे मोटे टॉपिक अगर आपके बुक में हो तो उसके लिए मत कहना कि मैंने ये नहीं कराया, वो तो आप कर सकते हो, या अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं करा भी दूंगा। लेकिन जहाँ से मेनली आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप, तो बाबू यही है वो टॉपिक जो हमने कराए आज। कमर्शियल बैंक में भी कराए थे और सेंट्रल बैंक में भी कराए। जैसे सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन के अंदर मैंने सारे 9 पॉइंट समझाए थे। उसके बाद ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच है, तो इनमें ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, जैसे कि सारे अप्रोच क्वांटिटेटिव के और क्वालिटेटिव के। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी के लिए अलविदा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग अपने दोस्तों से, अपने जो फैमिली में जो भी कोई बोर्ड के बच्चे, देखिए आजकल तो इंटरनेट का ज़माना, कहीं भी होंगे, किधर भी होंगे, इंडिया में होंगे, यही पढ़ते होंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सपोर्ट करिए। आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें शेयर करो। अगर कोई कमी, कोई बात है तो भी मुझे आप बताओ, ताकि मैं उनको इम्प्रूव करूँ। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि मेरे 5 और 6 मान लीजिए 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं पिछले 6 सालों से इन्हीं तरह के बच्चों को इसी तरह की चीज़ों से समझा के, हालांकि जब जो फॉर्मल क्लासेज होती है, जहाँ मैं सामने से प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को जो क्लास मतलब होते हैं, ऑफलाइन क्लास समझ लो, तो वहाँ मैं बुक से तो एक लाइन को पढ़ के भी समझा देता हूँ। बट यहाँ हाथ में लेके बुक लेके समझाना पॉसिबल तो है नहीं। तो मैं टॉपिक को समझा सकता हूँ, आप लोग एकदम बढ़िया से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बुक को पढ़िए। मैम आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग भी सपोर्ट करिए और शेयर करिए मेरे चैनल को। अगर दूसरे और भी फ्रेंड्स हैं उनको उनसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरा जो भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा और व्यूज़ बढ़ता जाएगा, तो फिर मैं लाइव भी आऊँगा, आपके जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर दूँगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो अननोन लोग जो हमें नहीं पर्सनली जानते वो भी देख रहे हैं, वो भी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें किसी के लिए प्रॉफिटेबल है तो प्लीज़ शेयर इट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। So thank you so much. Jai Hind.